This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की फॉर्मेशन के बाद अब इन्वेस्टर्स के लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी पाकिस्तान में। इन्वेस्टर बेस के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हार्डली कोई 2.5 लाख के करीब इन्वेस्टर बेस है। इसको बढ़ाने के लिए क्या तकद्दुक की जा रही है, जदोजहद की जा रही है, स्ट्रगल की जा रही है, और किस तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी को हम बढ़ा पाएंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे ताकि उनको ये पता चले कि अगर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट उन्होंने करना हो तो उसके फ़वाइद क्या हैं और उसका तरीक़ाकार क्या है और ट्रांसपेरेंसी कितनी ज़्यादा होगी। पहले जो भी मसाइल आते रहे हैं उनको एक तरफ रख के अब आगे की तरफ जो बढ़ा जा रहा है उससे कितने ज़्यादा फ़वाइद होंगे हमारी इकॉनमी को। फिर अक्सर ये बात की जाती है कि अगर इकनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इकनॉमिक ग्रोथ हमेशा इन्वेस्टमेंट लेड होनी चाहिए। दुनिया भर में 2-4 मॉडल्स हैं। एक तो हमेशा ये बात की जाती है कि जी मैन्युफैक्चरिंग लेड अगर ग्रोथ होगी जैसे कि चाइना की है तो काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। उससे ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ हमेशा आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, आपकी इकोनॉमी को फ़वाइद पहुंचते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो दुनिया में कई मॉडल हैं, कई जगहों पे, कई मुल्कों में हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टर लेड ग्रोथ होती है। इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ की वजह से होता है कि बाहर से सरमायाकारी आती है और सरमायाकारी की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, गुर्बत में कमी होती है और खुशहाली आती है और इकनॉमी में बेहतरी आती है। इकनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी इस हवाले से हमने देखी है काफ़ी ममालिक में। इस हवाले से बात करेंगे आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहम्मद लुकमान साहब ने। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। लुकमान साहब प्रोग्राम को शामिल कहते हैं। थैंक यू खलील साहब। या मोस्ट वेलकम। ये बताइएगा कि अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की फॉर्मेशन के हवाले से बात करें, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ नज़र आते हैं और ये कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा एक अच्छा मूव है। ये जो इंटीग्रेशन हुई है, जो काफ़ी कहते हैं कि लॉन्ग ड्यू, बहुत ज़्यादा अरसे से इस हवाले से बात की जा रही थी, अ वेरी गुड स्टेप। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अगर हम बाय लार्ज बात करें तो हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं। बाहर अगर हम देखें तो दुनिया भर में इस चीज़ को सराहा भी जा रहा है। क्या कहेंगे इन द डेज टू कम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की फॉर्मेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी में किस किस्म की आप बेहतरी देख रहे हो? देखें, इसके पीछे जैसे आपने खुद कहा कि काफ़ी टाइम से इस पे काफ़ी एफर्ट्स हो रही थी और इसको इंटीग्रेट करने की भी सजेशंस थी और डिफरेंट ऑप्शंस भी थे। तो आई मस्ट से दैट इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एक्शन टेकन बाय पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट और इसमें इस तरह से इसको किया गया है कि हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन आई है और इससे जो बेनिफिट हुआ है वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो हमारी मार्केट है उसका जो साइज़ है उसमें ऑब्वियसली अगर एक स्टॉक एक्सचेंज होगी तो उसकी जो प्राइस मैकेनिज़्म है, प्राइस की जो डिटर्मिनेशन का मैकेनिज़्म है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और जो नॉर्थ साइड के इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा टू द कैपिटल मार्केट। और जैसे कि आपने अभी कहा कि जो हमारे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम है, 2.5 लाख, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में ये नंबर जो है वो मिलियंस में है। इवन बांग्लादेश में भी मोर देन 1 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जिनकी स्टॉक एक्सचेंज हमारे बाद स्टार्ट हुई और उसकी ज़ाहिर है वॉल्यूम्स और वैल्यू और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी हमसे कम है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एक फैक्ट है कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टर बेस है वो कम है और उसे बढ़ना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ इस वक्त तक स्टॉक एक्सचेंज में लोगों का इंटरेस्ट था वो मोर और लेस जो एक कराची बेस्ड इन्वेस्टर्स था वो तो अवेयर था, बट जो नॉर्दर्न साइड पे हमारे पाकिस्तानी थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे और उनका एक कंफर्ट भी कम था। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद ये बेसिकली एक पहला स्टेप होगा। ये नहीं कि इसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आई थिंक दिस इज़ द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि इसके बाद अगर हम आगे चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाएं। और आई एम वेरी होपफुल क्योंकि ICCP इस वक्त काफ़ी सारे रिफॉर्म्स पे काम कर रहा है और जितनी रेगुलेशंस उन्होंने लास्ट 6 मंथ्स में या लास्ट 1 ईयर में लेके वो लोग आए हैं वो शायद पिछले सालों से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो देयर आर सो मेनी वर्क गोइंग ऑन एट डिफरेंट लेवल्स। तो वो सब चीज़ें जब मिलेंगी, क्यूमुलेट होंगी,
तो उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का नंबर भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी इम्प्रूव होगा। यहाँ पे हम दो चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जो इन्वेस्टर्स बेस इंक्रीज़ होता है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तरफ तो नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स मार्केट में आए, मगर वो आने के लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। एक तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी कितनी बेहतर है उसको देखा जाता है, दूसरा ये कि मार्केट में कंपनीज कितनी नहीं आ रही हैं। तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट ट्रेंड था इसी हवाले से जो आपने दो बड़ी अहम बातें की, एक तो इन्वेस्टर के हवाले से कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, दूसरा आपने कंपनीज की बात की। आपने एग्जाम्पल दी बांग्लादेश की आबादी की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की आबादी पाकिस्तान से कम है, वहाँ की 160 मिलियन की पॉपुलेशन, हमारी 200 मिलियन की है। बिल्कुल ठीक। लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टर बेस ज़्यादा है, कोई 1 मिलियन के करीब, जैसे आपने फरमाया, यहाँ कोई 2.5 लाख के करीब है। तो क्या वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी ज़्यादा है, अवेयरनेस ज़्यादा है लोगों में इस वजह से, या फिर रेगुलेटर्स ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया जिसकी वजह से आम आदमी को भी पता है कि जी हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नंबर 1 क्या ये है। एंड सेकेंडली अगर कंपनीज़ की बात करें तो हम इंडिया से ज़ाहिर, इंडिया की इकॉनमी तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, कोई 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की कोई 7वीं बड़ी इकॉनमी है दुनिया की। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पहले फॉर्म हुआ था 1875 में, लेकिन उस पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ कंपनीज आर 5000, और वहाँ पे हम देखते हैं कि हमेशा कंपनीज वेट टू बी लिस्टेड 5000 के करीब। यहाँ अगर हम अपनी बात करें तो कोई हार्डली 559 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें अगर एक्टिव कंपनीज़ की बात करें तो ये कोई 300-350 होती हैं। अब दोनों चीज़ों को, एक तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसको इम्प्रूव करने के हवाले से जो इस वक्त इकदाम लिए जा रहे हैं, चाहे वो SCCP की तरफ से लिए जा रहे हों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से लिए जा रहे हों, आप लोग भी, मैंने ये चीज़ भी विटनेस की है कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी, आप लोगों की NCCPL भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस हवाले से। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि आप लोग भी अवेयरनेस दे रहे हैं, या फिर CDC की बात करें तो ये मिलके हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प द इन्वेस्टर्स? देखें, जैसे आपने इन्वेस्टर अवेयरनेस की बात की तो मोस्टली जो सेमिनार्स होते हैं वो हम लोग जॉइंटली कर रहे होते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, CDC भी होता है और हम भी होते हैं, और मोस्टली सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के लोग भी होते हैं। कुछ जगहों पे जैसे आपने बात की यूनिवर्सिटीज़ की या सीनियर कॉलेजेस की या हाई स्कूल्स की, वहाँ पे ऑब्वियसली इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम भी जाते हैं, और इंडिविजुअल लेवल पे एक्सचेंजेस और CDC भी जाते हैं। नहीं, एक चीज़ जो मैंने एक और चीज़ नोट की है वो ये कि एक दो जगह मैं बैठा हुआ था तो वहाँ आपकी रिक्वेस्ट आई और डिस्कशन हुई कि जी NCCPL से रिक्वेस्ट आई कि हम यहाँ अवेयरनेस के लिए आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दिस शोज़ कि आप लोग अपने लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जाके अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी दे रहे हैं, क्योंकि देखें जो नया इन्वेस्टर है वो एक एजुकेटेड जो यूथ है वो एक पोटेंशियल इन्वेस्टर बनेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस की इंफॉर्मेशन हो, और उस हवाले से हम बिल्कुल अवेयरनेस के हवाले से काम कर रहे हैं। अब इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शन आ रही है, या SCCP की तरफ कहाँ से आ रही है कि जी आपने ये करना है, या ऑन योर ओन आप ये करना? देखें, ये जो आपने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन वाली बात की, ये तो हम एट आवर ओन कर रहे हैं, बट एक जनरली जाहिर है एक डायरेक्शन है कि वी नीड, हम सब ने मिल के ये ऑब्वियसली डिसाइड किया हुआ है, और SCCP की तरफ से भी ये गाइडेंस है कि जिस लेवल पे आप जाके अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं टू द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो की जाए। क्योंकि देखें पास्ट में हुआ क्या, पास्ट में ये हुआ कि कुछ इन्वेस्टर्स के साथ उनकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको लॉसेस हुए। एक रिस्क तो होता है जो कि कैपिटल मार्केट से एसोसिएटेड होता है, विच इज़ अ प्राइस रिस्क, कि वो मार्केट में ज़ाहिर है कोई चीज़ लेते हैं, उसकी प्राइस अप होती है या प्राइस डाउन होती है, उसका लॉस या प्रॉफिट उसको मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए मार्केट में जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और इसके अलावा जो इन्वेस्टर है पाकिस्तान का, वो बेसिकली दूसरों के कहने पे शेयर्स ले लेता है। जो हमने नॉर्मल ट्रेंड देखा था कि ये शेयर्स अच्छा लगता है, उसने ले लिया, बेच दिया, उसकी वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए, और जो भी इन्वेस्टर्स है उसको उस कंपनी में जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल उसी तरह से इन्वेस्ट कर रहा है जैसे वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है, उसका पार्टनर है। तो उसको उस कंपनी के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, फिर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करे। और इस हवाले से कुछ हमने अवेयरनेस सेशंस में, और स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से प्रेजेंटेशंस होती हैं, उन्होंने कुछ नंबर्स को भी, हिस्टोरिकल नंबर्स को भी ब्रीफ किया टू द इन्वेस्टर्स, कि अगर हम हिस्टोरिकल नंबर्स देखते हैं तो लास्ट 30 ईयर्स में जो हमारा डिफरेंट एसेट क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर
जो रिटर्न मिला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वो कैपिटल मार्केट में मिला है, और लास्ट 10 ईयर्स में दिस रिटर्न इज ऑलमोस्ट अबव 20%। सो ये रिटर्न का इशू नहीं है। हाउएवर कुछ लोगों ने अपने पार्ट पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ ऐसे काम किए, जैसे उन्होंने पैसे दे दिए किसी को भी, चाहे वो कोई एजेंट था, मेंबर था, व्हाटसोएवर, और उसे ये नहीं पता था कि यार वो किस शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर वो उन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर कस्टडी में है या नहीं है, उसके बारे में उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से उसको कुछ नुकसानात उठाने पड़े, और उसकी वजह से फिर वो इन्वेस्टर शाई हो गया मार्केट में आने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये कि नया इन्वेस्टर मार्केट में आए, नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तानीज भी पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्ट करें। और जैसे आपने मिसाल दी इंडिया की कैपिटल मार्केट की, तो इंडिया की कैपिटल मार्केट में जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला वो उनको एनआरआईज की वजह से मिला। वो एनआरआईज जो कि बाहर थे, उन्होंने अपनी कंपनीज को भी लिस्ट कराया और उन्होंने मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी की, जिसकी वजह से उनकी मार्केट को बड़ा बूस्ट मिला। हम भी ये चाहते हैं कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं, जब वो मार्केट में आएंगे वो अपनी नई कंपनीज को भी लिस्ट करवाएं और वो एज ए इन्वेस्टर भी आएँ। तो जब वो आते हैं तो जाहिर है वो एक फील गुड एलिमेंट आता है, और जिस कंट्री से पाकिस्तानीज जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक अवेयरनेस जनरेट होती है जो कि नॉन पाकिस्तानीज होती हैं उनमें भी, कि यार जब पाकिस्तानीज कर रहे हैं और उनको ये रिटर्न मिल रहा है तो वो भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक जाहिर है लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसका रिजल्ट एक दिन में तो नहीं आता। इसमें लेट मी टेल यू कि अगले कोई एक साल में मैं कोई 8-10 मुल्कों में जा रहा हूँ कुछ पाकिस्तानीज़ के इंटरव्यू करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका क्या मैसेज है कि उनको हम क्या कहें? उनको कुछ अगर आइडिया नहीं है तो जस्ट टेल मी कि व्हाट इज़ द मैसेज विच आई मे कम्युनिकेट टू देम कि भाई आप पाकिस्तानीज़ हैं, इन ममालिक में आप रह रहे हैं, हम पाकिस्तान से चल के आए हैं आपका इंटरव्यू करने के लिए। यू जस्ट टेल अस दैट व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू कैपिटल मार्केट। देखिए उनके लिए मैसेज जो है वो तो यही है कि ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें 200 मिलियन की पॉपुलेशन है, एंड पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। जैसे कि मैंने बताया रिटर्न्स भी अच्छे हैं, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म तरीके से पाकिस्तानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि उनको अच्छा रिटर्न मिले। और जाहिर है जो वेस्ट की मार्केट्स हैं वो अब एक सिचुएशन लेवल पे आ चुकी हैं। सिमिलरली जो मिडल ईस्ट है वो भी टर्म ऑयल का शिकार है बिकॉज ऑफ द ऑयल। इसी तरह से चाइना भी काफ़ी पीक पे जा रहा है। तो जो साउथ एशिया है वो एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आता है। और अब सी पैक जैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे कंजम्पशंस जो हैं वो बहुत पर कैपिटल लेवल पे बहुत लो लेवल पे हैं। और जैसे ही ये कंट्री में इम्प्रूवमेंट आएगी तो वो मिडिल क्लास इम्प्रूव करेगी, और उसके बाद जाहिर है कंजम्पशन इंक्रीज़ होगी, और मार्केट में काफ़ी पोटेंशियल है कि जो भी इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करता है उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अंडरस्टैंड। अच्छा लुकमान, आपने 2-4 बातें की और उसमें एक जो चीज़ हम देख रहे हैं कंपनीज़ की लिस्टेड के हवाले से, बड़ा अच्छा पॉइंट कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, अपनी कंपनीज़ को भी लिस्ट करवाया। यहाँ जब हम बात करते हैं बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है कि जी देखें, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो ये बैरोमीटर ऑफ इकॉनमी है। फिर आम आदमी ये कहता है कि ठीक है मैं अपनी कंपनी लिस्ट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी कंपनी लिस्ट कराना चाह रहा हूँ, अगर ये बैरोमीटर ऑफ इकॉनमी है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम देखें तो 2008 में कैपिटल मार्केट, अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो थी वो हमारी इकॉनमी का अराउंड 46% थी 2008 में। फिर ये अगर 2007 की बात करो कि 2007 में कोई 46%, फिर 2008 में आपके इल्म में है कि जब एक स्लम आया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी जीडीपी का कोई अराउंड 15% के करीब, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी जीडीपी है 257 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इज़ अराउंड 25% ऑफ आवर नॉमिनल जीडीपी। तो ये परसेंटेज जो चेंज हो रही है, इसका भी इम्पैक्ट आता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपकी बढ़ती है
तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इन्वेस्टर पे आता है, लोग चाहते हैं कि अपनी कंपनीज को लिस्ट करवाएं, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, कंपनीज को लिस्ट करवाने पे से पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज़ लाइक अ एग एंड चिकन सिचुएशन। ज़्यादा कंपनीज अगर मार्केट में आएंगी तो ऑब्वियसली आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 200 कंपनीज नहीं आ जाती हैं तो आपका ये जो 70 बिलियन या 68 बिलियन या वॉट एवर इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये $100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसी तरह अगर मार्केट में आप लिस्टिंग की बात करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन की बात? मैं लिस्टिंग की बात कर रहा हूं। लिस्टिंग तो तकरीबन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लुकमान। अगर हम देखें 2007 से लेकर अभी तक देखें तो इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज कोई डिफरेंस आपको ऐसा नजर नहीं आया? यही तो रीज़न है ना। देखें, आपकी लिस्टिंग तो नहीं बढ़ी मगर आपकी जीडीपी बढ़ती जा रही है। तो जब आपका जीडीपी बढ़ रहा है उस रेशो से अगर आपकी लिस्टिंग नहीं बढ़ रही तो वो आपका परसेंटेज कम हो रहा है। तो अगर हमारा लिस्टिंग, अब जो मेन पॉइंट आ जाता है कि इन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लिस्टिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको ये चीज़ एजुकेट करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिस्टिंग। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू what I can say, few regulatory issues which restrict them not to come for listing. Like उनकी regulatory regime काफ़ी stringent हो जाती है, उन पे different codes apply हो जाते हैं, और जो इस वक्त सिनेरियो है obviously वो 6%, 7%, 8% पे उनको फंडिंग अवेलेबल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि लिस्टिंग की वजह से उन एंटरप्रेन्योर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं वो उनका जो लिंक है विद दैट इंडिविजुअल बिजनेस पर्सन और द बिजनेस फैमिली वो एक्सपैंड होके फॉर एवर वो कॉर्पोरेट्स बन जाती हैं। जैसे आप वेस्ट में देखें तो 200, 300, 400 साल भी पुरानी कंपनीज हैं। हमारे मुल्क में थर्ड जनरेशन के बाद कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि अगर एक साहब ने बहुत अच्छी बिजनेस एम्पायर बनाई, उसकी सेकंड जनरेशन ने उसको चलें कैरी ऑन कर लिया, बट थर्ड जनरेशन आते आते वो इतने सारे लोग हो गए कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हो गए। कुछ लोग माइग्रेट कर गए, कुछ लोगों की फाइनेंशियल पोजीशंस डिफरेंट हो गई और उन्होंने उसको लिक्विडेट कर लिया। लेकिन जब कोई एंटिटी को कॉर्पोरेटाइज कर दिया जाता है, उसको लिस्ट करवा लिया जाता है, तो उसका ये एडवांटेज होता है कि उनमें से जो भी उसके ओनर्स हैं उसको अगर उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज को भी इनकैश करना है तो उसके पास एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने उतने पोर्शन के शेयर्स सेल कर दे और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव कर ले। इन एडिशन टू दैट वो फिर एक प्रोफेशनली रन ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है जिसमें से सेठ से वो चीज़ हट के जब थर्ड जनरेशन पे आती है तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आ जाती है। जब वो सब चीज़ें हो जाती हैं तो वो कंपनी फॉर एवर ग्रो करती चली जाती है या उसका एग्जिस्टेंस काफ़ी लॉन्ग टर्म होता है एज़ कम्पेयर टू दी सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये एक वो एलिमेंट है जो हमारे बड़े जो बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको ये चीज़ देखनी चाहिए और उनको इस चीज़ को कंसिडर करते हुए अपनी कंपनीज को लिस्ट करवाना चाहिए ताकि जो 50 साल की हिस्टोरिकली सक्सेसफुल कंपनीज हैं वो आइंदा 200 साल तक भी एग्जिस्ट कर सकें। अब इसी पे सवाल करूँगा कि अगर हम इंडेक्स की अपनी कंपोजिशन देखें यहाँ की, तो जब हम देखते हैं तो अगर हम बैंकिंग की और ऑयल की देखें तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्केट की इंडेक्स कंपोजिशन में अराउंड 30% से ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। फिर हम सीमेंट की बात करें कोई 10-12% से ज़्यादा नज़र आती है। इसका मतलब है कि अगर एक सेक्टर में कोई स्लम आता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारी मार्केट पे आता है। क्या नंबर ऑफ़ कंपनीज जब बढ़ेंगी तो उसकी वजह से ये जो रिस्क है या इसको रिस्क कहें या ना कहें ये मिटिगेट हो जाएगा? ऑब्वियसली क्योंकि देखें इस वक्त जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वही उनका वेटेज इन दैट परसेंटेज है। अगर 100 इंडेक्स में ऑयल की एक सर्टेन लेवल की परसेंटेज है सो उसी लेवल से उसकी जो इम्पैक्ट आता है उस मार्केट के अप डाउन होने में ऑब्वियसली वो जितना ब्रॉड बेस हो जाएगा उसका इम्पैक्ट उतना ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो क्या हम ये समझें कि अगर ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा तो उससे उन कंपनीज़ को ज़ाहिर है इन्वेंट्री गेन्स होते हैं, कुछ कंपनीज़ को खास तौर पर MNCs की बात करें आपके इल्म में होगा कि एक वक्त था कि जब ऑयल प्राइसेस कोई $147 फ़ी बैरल थी तो MNCs की हम जब बात करते थे तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं OMCs उनकी हम बात करते थे तो कहते जी इन्वेंट्री गेन्स हो रहे हैं। फिर अगर प्राइसेस नीचे जब चली गई तो इन्वेंट्री लॉसेस हो रहे थे। तो क्या हम ये समझें कि अगर
ऑयल प्राइसेस जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अराउंड $35 फी बैरल तक तो आ गई हैं, 27 तक थी, अगर इसमें इजाफा होता है तो फिर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट पे देखा जाएगा और उन कंपनीज में जब बेहतरी आएगी तो ओवरऑल हम बेहतरी देखेंगे। देखें, ये तो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। मेरा बिजनेस एनालिस्ट से बहुत ज़्यादा मेरी वो फील्ड तो नहीं है, बट मेरा ये व्यू है कि ऑब्वियसली कुछ कंपनीज को ऑयल की प्राइस इंक्रीज होने से अगर एडवांटेज होगा तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको डिसएडवांटेज भी होगा। एंड इन ओवरऑल मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ऑयल प्राइजेस का कम होना एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम बहुत मेजर इंपोर्टर थे और हमारी इंपोर्ट बिल का एक मेजर पोर्शन जो था वो पेट्रोलियम एंड ऑयल प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का अगर हम इंपोर्ट करें और लास्ट फिस्कल में 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का किया। लास्ट फिस्कल में मैं समझता हूँ कि 3 अरब डॉलर की सेविंग हुई है और इस साल 6 बिलियन की मजीद हो सकती है। दैट विल बी ग्रेट, दैट विल बी ब्लेसिंग। हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन और बेनिफिट्स के हवाले से, ब्रेक का वक्त हुआ, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन और उससे जो बेनिफिट होंगे हमारी मईशत के हवाले से। लुकमान ये बताएं कि हम अभी लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। दुनिया में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि एक कंपनी, चले हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में आपको पता होगा कि रियल इस्टेट एक कंपनी 2007 में सिर्फ एक कंपनी की इनिशियल शेयर सेलिंग से, उन्होंने शेयर सेल किए, इनिशियल शेयर सेलिंग से $2 अरब से ज़्यादा का उन्होंने पैसा कमाया। ये बहुत सारी IPOs की, अब ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यही एग्जांपल्स क्या यहाँ पे हम कोट नहीं कर सकते उन कंपनीज़ को? देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज जिनको ये कहा जा सकता है कि जी दिस अ पॉसिबिलिटी कि आप मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ अमेरिकन डॉलर्स रेज कर सकते हैं थ्रू कैपिटल मार्केट। जी बिल्कुल। अगर आप स्पेसिफिकली रीट के हवाले से बात करें तो रीट में एक कंपनी तो ऑब्वियसली हमारे कैपिटल मार्केट का पार्ट बन चुकी है जो कि डॉलमेन है। दूसरी जो है वो ऑलरेडी जो इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज है वो भी रीट फॉर्मेशन के फेज़ में है, वो भी कर रहे हैं। बट रीट में जो एक सबसे प्रॉब्लमेटिक इशू है वो हमारी वैल्यूएशन का है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस का मैकेनिज़्म है और जो रजिस्ट्रार वैल्यू है वो जो है वो उसमें और एक्चुअल मार्केट वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस है। सो वो इशू को अगर हम एड्रेस कर लेते हैं तो फिर आई थिंक रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी की जो कंपनीज़ हैं वो हमारे पास ऑब्वियसली बेतहाशा हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी प्राइजेज़ में इंक्रीज़ देखें लास्ट 10 या 20 ईयर्स में तो वो फिनोमिनल हुआ है। सो डेफिनेटली दैट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर जो कि हमारे ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट में ऐड ऑन हो सकता है। और जो हमारा इन्वेस्टर है उसका भी काफ़ी फेथ है रियल इस्टेट पे। तो मैक्सिमम नंबर जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अपनी एक्सेस मनी को इन्वेस्ट करते हैं वो रियल इस्टेट में करते हैं। हाउएवर बिकॉज ऑफ द प्राइजेस वो इतनी इंक्रीज़ हो चुकी हैं कि छोटा जो इन्वेस्टर है वो रियल इस्टेट पे पोजीशन नहीं ले सकता। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वो कैपिटल मार्केट के थ्रू रियल इस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट करे। बट जो ये प्राइजिंग या उसकी जो वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी अभी इस वक्त बॉटलनेक्स हैं अगर उनको रिजॉल्व कर दिया जाए तो आई थिंक दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स फॉर द कैपिटल मार्केट। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अब NCCPL की प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन सी नई प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग लॉन्च कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वेस्टर्स को और ओवरऑल सबको फ़ायदा होगा? देखिए, NCCPL के हवाले से मैं थोड़ा सा स्टार्ट से बता दूं कि सबसे पहले जो NCCPL की फॉर्मेशन हुई वो तो हमने टू प्रोवाइड द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फॉर ऑल दी 3 स्टॉक एक्सचेंज जो उस वक्त थी उनकी हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करा करते थे। उसके बाद आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म दैट हमने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ों पे अपना फोकस रखा। जो UIN नंबर्स का जब काम आया तो वो भी NCCPL के थ्रू हुआ और इसके थ्रू जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो डायरेक्ट जो एक नंबर अलॉट किया जाता है और उसके थ्रू जो सर्वेलेंस है स्टॉक मार्केट्स की वो की जाती है। फिर जब कैपिटल गेन टैक्स का इशू आया तो नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने कैपिटल गेन टैक्स के लिए एक सिस्टम बना के दिया जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आसानी हो गई और उसको गवर्नमेंट को भी काफ़ी एडवांटेज हुआ। और लास्ट ईयर हमने 6 बिलियन रुपीज़ से ज़्यादा कलेक्ट करके एफिशिएंटली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में दी और इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी इत्मीनान था कि उनको कोई इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता था। उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी, वो सारी चीज़ें हम
इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे करके देते थे। अब जो है वो उसमें मज़ीद कैटेगरीज़ को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है और उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो हमने जो है मार्केट की इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे इस पोर्टल के थ्रू रजिस्टर हो जाएं और उसकी जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो शाम को या किसी भी वक्त बैठ के अपने वेब के थ्रू उसको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है कि किस रेट पे बाय हुआ, किस पे सेल हुआ, मेरी क्या पोजीशंस है, मेरा यूआईएन कहाँ यूज़ हुआ और क्या मेरे यूआईएन पे ट्रेड्स हुई, वो इन्फॉर्मेशन सारी उसको अवेलेबल हो जाती है। इस हवाले से जो अब नई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है और अब हम उस पर काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जो कि नेशनल कस्टोडियल सर्विस है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो बेसिकली अपने एसेट्स की कस्टडी, चाहे वो शेयर हो या उसका कैश हो, वो NCCPL के साथ अकाउंट ओपन करके रखवाएगा और जो ट्रेड है जो कि मेंबर्स या ट्रैक होल्डर्स का काम है या एडवाइजरी जो है वो उसके थ्रू लेगा। और वो फिर उसका एडवांटेज ये होगा कि जो स्पेशली जैसे अभी हमने बात की NRPs का जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है कैपिटल मार्केट में, हमारा टारगेट है कि वो NRPs जो हैं वो मार्केट में कंफर्टेबली आएँ और उनको एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म दिया जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जिस पे हम आजकल काम कर रहे हैं वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना होता है जिसमें क्लियरिंग कंपनीज जो हैं वो CCP बन जाती हैं। और CCP से मुराद ये होती है कि एक सेंट्रल काउंटर पार्टी, यानी कि वो हर ट्रेड को नोवेट करती हैं और गारंटी करती हैं। तो उस पर भी काम हो रहा है और उसके लिए एक साइजेबल फंड बनाया जा रहा है जिसको हम क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फ़ंड या सेटलमेंट गारंटी फ़ंड कहेंगे। उसमें एक रीज़नेबल अमाउंट NCCPL की तरफ से ऑलरेडी अवेलेबल है और उसमें मज़ीद फ़ंड भी अवेलेबल किया जा रहा है। उसके बाद जो हमारा टारगेट है इन नेक्स्ट 3 मंथ्स NCCPL को हम कन्वर्ट कर दें CCP पे। उसके बाद जो हमारी जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो IOSCO हो, चाहे वो डिफरेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं कि क्या आपकी क्लियरिंग कंपनी CCP है या नहीं, वो क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट और उस पर हम अब काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है जो अगर हो जाता है तो हमारी जो मार्केट में इस वक्त जो एक चीज़ मिसिंग है वो भी ऐड हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि जैसे कि आपकी नॉलेज में होगा, जो लेवरेज मार्केट्स हैं उनको भी NCCPL रन करता है। उसमें मार्जिन ट्रेडिंग भी है और मार्जिन फाइनेंसिंग भी है। तो उन प्रोडक्ट्स पे हम डिफरेंट तरीक़ों से काम कर रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के व्यूज़ लेते हुए उनमें कुछ चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी जो होती है वो मार्केट के लिए बैकबोन का काम करती है और लिक्विडिटी की वजह से ही जो है मार्केट में टर्नओवर इंक्रीज़ होता है। तो उसको हम देख रहे हैं कि उसको किस तरह से लिक्विडिटी को इन्हांस किया जाए मार्केट में विदाउट एक्सपोजिंग और विदाउट टेकिंग एडिंग एनी रिस्क टू द मार्केट। तो एक इन चीज़ों पे भी काम हो रहा है। प्लस जो है हम समझते हैं कि हमारी कंट्री में जिस हिसाब से या जिस पेस से इस्लामिक फाइनेंस बढ़ रहा है और इस्लामिक बैंकिंग इंक्रीज़ करती जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कैपिटल मार्केट में भी एक ऑनलाइन पोर्टल पे इस्लामिक फाइनेंसिंग अवेलेबल हो। और जो हमने मार्केट सर्वेस किए थे उसमें हमें ये रिज़ल्ट आया कि जो मार्केट में इन्वेस्टर्स है उसका एक मेजर जो चंक है या परसेंटेज है उसका इंटरेस्ट है, चाहे वो फाइनेंसी हो या फाइनेंसियर हो, उसकी ये ख्वाहिश है कि मार्केट में इस्लामिक फाइनेंस की प्रोडक्ट अवेलेबल हो। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और हमारी ख्वाहिश है कि नेक्स्ट क्वार्टर में वो प्रोडक्ट भी अवेलेबल हो जाए। अच्छा, ये बताएं कि अगर हम हुकूमत के हवाले से, किसी भी हुकूमत के हवाले से बात करें, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो बॉन्ड्स इशू करते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे सूरत हाल आपको इन द डेज टू कम कैसी लग रही है इस बारे से? जी, वो एक एरिया है जिसमें काफ़ी पोटेंशियल है और उस पर भी काम हो रहा है, बट अभी तक सेकेंडरी मार्केट इतनी एक्टिव नहीं है हमारे यहाँ बॉन्ड्स की। और जो बॉन्ड्स में मेजर इन्वेस्टर्स हैं वो भी ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो अदर देन मार्केट ही ट्रेड कर लेते हैं। ऑब्वियसली उस पर भी काफ़ी काम हुआ है, बट वो उसकी वजह से भी अभी तक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। और आगे ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी काफ़ी कम है, तो ये बॉन्ड्स की प्रोडक्ट ऑब्वियसली उस वक्त ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस वक्त तो इक्विटी साइड पे ज़्यादा मुझे पोटेंशियल लगता है। जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या आप कम्युनिकेशन होती है टू द अगर हम SCCP की बात करें या फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर स्टेक तो बहुत ज़्यादा है ना,
जी जी बिल्कुल, उसका पूरा एक मैकेनिज्म है। सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट हम यूज़र लेवल पे डिस्कस करते हैं और उन यूज़र्स में PSX के लोग भी होते हैं, हमारी कंपनी के भी होते हैं और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। जब वो उस यूज़र्स लेवल पे उसकी कोई एक्सेप्टेंस आती है तो फिर हम प्रपोज़ल बना के उसको ज़ाहिर है SCCP से भी डिस्कस करते हैं और ऑब्वियसली उनकी जो सजेशंस होती हैं उसको भी उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। जब वो एक सारा लॉन्च एक्चुअली बिल्कुल पूरा प्रोसेस, नॉट लॉन्च, बिफोर द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट भी उसको एक कॉन्सेप्ट पेपर को फाइनलाइज किया जाता है। फिर हम उसके बेसिस पे प्रोडक्ट को भी फाइनल करते हैं और हमारे रेगुलेशंस हैं, मतलब NCCPL या स्टॉक एक्सचेंज या CDC ये नॉर्मल कंपनीज नहीं है, वी आर रेगुलेटेड बाय आवर ओन रेगुलेशंस। सो वो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, उन रेगुलेशंस को हमारा बोर्ड अप्रूव करता है और उसके बाद उन रेगुलेशंस को SCCP भी अप्रूव करता है। आपके बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कितनी रिप्रेजेंटेशन है एंड हाउ इट। देखिए हमारे बोर्ड पे अभी जो है एक चेंज भी आना है, लेकिन इस वक्त हमारे जो मेन स्पॉन्सर्स थे वो तीनों स्टॉक एक्सचेंज थे और उसमें जो है वो एक जो है वो पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट की भी हमारे पास शेयर होल्डिंग थी। अब उसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं और जो एक्सचेंजेस के डायरेक्टर्स हैं वो भी होते हैं। सो इस वक्त अगर आप मेंबर्स या ब्रोकर्स के हवाले से देखें तो हमारे बोर्ड पे सिर्फ एक ब्रोकर डायरेक्टर है। अंडरस्टैंड। अच्छा लुकमान ये बताएं कि जैसे अगर हम CDC की बात कर लें तो ईमेल के ज़रिए रिपोर्ट भी आ जाती है कि जी आप इसको ज़रा देखें, व्यू करें। बिल्कुल ठीक है। NCCPL की तरफ से इस तरह के क्या इकदाम हैं कि टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस, टू इन्फॉर्म अबाउट द सेटलमेंट? हम उसमें एक मोबाइल ऐप को काम कर रहे हैं जिस पे, और वो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है तमाम सेल्यूलर कंपनीज़ के साथ, और जब उनके मोबाइल नंबर्स वेरीफाई हो जाएंगे तो हम उनको मोबाइल नंबर्स पे ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि उसकी जो ट्रेड की क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसी है, किस तरह से है। हाउएवर एज आई मेंशन्ड कि हमारा एक सिस्टम है UIS जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, और वो सिस्टम पिछले 2 साल से काम कर रहा है और उसमें काफ़ी सारे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं अब वो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। उसमें उसको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं क्योंकि एक ईमेल से तो उसको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट उसमें उसकी CGT की रिपोर्ट्स भी हैं, उसकी ट्रेडिंग की रिपोर्ट्स भी हैं, उसकी इन्वेंट्री की एजिंग की रिपोर्ट्स भी हैं। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल है। तो वही जैसे मैंने कहा कि अगर इन्वेस्टर की एजुकेशन प्रॉपर हुई है, वो उसको ये मालूम है कि मैं कैसे अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ और कैसे अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता हूँ, तो उसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अच्छा, अगर हम अहमियत की बात करें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, NCCPL, CDC की कोलैबोरेशन की अहमियत की तो कितनी ज़्यादा है? और आई थिंक वी थ्री हैव टू वर्क टुगेदर, बिकॉज जो ट्रेड है वो एक्सचेंज पे होता है, फिर क्लियरिंग का प्रोसेस है और फिर डिपॉजिटरी का है। सो ये तीनों जो इदारे हैं ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट है और दुनिया भर में ऐसे ही होता है। ये तीन फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी कैपिटल मार्केट को कंप्लीट करते हैं, कि किसी भी कैपिटल मार्केट के ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो ये आई थिंक इंडिपेंडेंटली तो कोई भी कंपनी काम नहीं कर सकती और एक दूसरे पे डिपेंडेंस है इनका। अच्छा, पाकिस्तान की अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो टोटल ब्रोकर्स को जब हम देखते हैं तो अराउंड 400 हैं। TRC होल्डर्स की बात करें बिल्कुल जी। तो डू यू थिंक ये सफिशिएंट है बेस्ड ऑन द वॉल्यूम और बेस्ड ऑन ये जो ट्रेड वगैरह हो रही है? जी, आई थिंक नंबर तो काफ़ी सफिशिएंट है। आई अंडरस्टैंड इट। एंड अगर हम मूविंग फॉरवर्ड बात करें कंप्लाइंस के हवाले से, अब ये जो फॉर्मेशन हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसके बाद ब्रोकर्स की तरफ से कंप्लाइंस कंपैरेटिवली पहले को अब अगर डिस्कस करें तो देखिए, ब्रोकर की तरफ से तो कंप्लाइंस तो रेगुलेटर्स की तरफ से इंश्योर करवानी पड़ती है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो इसकी वजह से जो एडवांटेज हो गया वो ये कि एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया है और आपकी इत्तला के लिए एक ग्लोबल ऑडिट का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो कि इंडिपेंडेंट है। और उस प्रोसेस में जो एक टीम है, उस टीम में तीनों एंटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन है और वो जॉइंटली ऑडिट करते हैं डिफरेंट रैंडम बेसिस पे, रिस्क बेसिस पे, इनफैक्ट रिस्क असेस करते हुए जिन ब्रोकर्स का रिस्क हाई होता है या जिन ब्रोकर्स की वॉल्यूम्स हाई होते हैं उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उस बेसिस पे वो सिलेक्शन का प्रोसेस है और उस सिलेक्शन के बाद वो उनका ऑडिट करते हैं, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली कंप्लाइंस इम्प्रूव होते जा रही है। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, इन द डेज टू कम
एज फार एज द वॉल्यूम्स आर कंसर्न, अक्सर मैं ये सवाल करता हूँ, डू यू थिंक कि जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़ाहिर वॉल्यूम्स में इजाफा होगा, और अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की बात करें तो ज़ाहिर उनके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो डेटा वेंडिंग के ज़रिए फिर ये जो ट्रेडिंग होती है और लिस्टिंग, यही तो 4 सोर्सेज है, प्राइमरी सोर्सेज की बात करें रेवेन्यू की। तो इन द डेज टू कम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हाउ डू यू सी इट इंक्रीजिंग? देखें, वॉल्यूम में तो सबका इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रैक होल्डर्स हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, NCCPL, CDC, स्टॉक एक्सचेंज, सबको जो है वॉल्यूम्स के साथ रेवेन्यूज लिंक है। हाउएवर हम ये नहीं चाहते कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा रिस्क को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इंक्रीज हो जाए। तो एक चीज़ तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अननेसेसरी मार्केट में लेवरेज क्रिएट करते हैं तो उससे रिस्क भी क्रिएट होता है और वॉल्यूम फॉर द टाइम भी इंक्रीज होता है, बट फिर इवेंचुअली प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वॉल्यूम्स डेफिनेटली जितने ज़्यादा होंगे उतना मार्केट के लिए बेहतर है। इसीलिए हम प्रोडक्ट्स में जो भी सजेशंस जेन्युइन होती हैं विदाउट एनहांसिंग द रिस्क, उसको मार्केट के लिए अलाउ करेंगे। ICCP भी यही चाहता है। और वॉल्यूम्स का जो इम्पैक्ट, वॉल्यूम्स का जो बेसिक वॉल्यूम्स जो बढ़ेंगे उसका बेसिक रीज़न एक से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों पे होता है। एक तो ये कि जैसे हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम कंपनीज आएंगी तो वॉल्यूम पे उसका इम्पैक्ट आएगा, अगर इन्वेस्टर्स आएंगे तो उसका भी वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी होगी तो डेफिनेटली उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा। फिर ऑब्वियसली MSCI के अगर आप बेहतर इमर्जिंग मार्केट में आ जाते हैं तो उससे भी आपकी मार्केट में वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वॉल्यूम्स। इन एडिशन टू दैट सबसे ज़्यादा हमारी मार्केट में इस वक्त बहुत प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है। तो जब कॉम्प्लेक्स टाइप की जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो उसका भी वॉल्यूम पे डेफिनेटली इम्पैक्ट। आखिर में अगर हम ये डिस्कस करना चाहें कि डिस्काउंट रेट के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं ना, और हमेशा यही एक डिमांड रहती है कि जी डिस्काउंट रेट को कम करें ताकि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में इजाफा हो और एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी इजाफा होगा। डिस्काउंट रेट तो इस वक्त देखें ना, अगर 6% पे है तो इट्स क्वाइट आई फील फीजिबल। बिल्कुल, बहुत कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, जब ये 15% तक पहुंचा था तो कभी कोई नहीं सोच सकता था कि ये 6% आएगी। इंडिया से भी कम है। इंडिया में भी अगर डिस्काउंट रेट देखें तो वो 6.75% है कल की फिगर से, अगर इंडिया की देखें तो। ठीक है। तो इंडिया में भी डिस्काउंट रेट ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट कम है, 6% है। तो बहुत ज़्यादा एक आइडियल सिचुएशन हम कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये अब की नहीं, अगर हम सिर्फ पिछले साल की बात करें, अगर 350 बेसिस पॉइंट की कमी होती है और मुसलसल कमी हो रही है तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। बिल्कुल ठीक। इसका इम्पैक्ट इन द डेज टू कम मजीद, क्योंकि लग तो ये रहा कि अगर हम इस फिस्कल की बात करें, हम अगर 2-4 टारगेट्स की बात कर लें कि जी हमारा GDP ग्रोथ का टारगेट 5.5% है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि 4.5% से ज़्यादा ही ग्रोथ नज़र आएगी। इन्फ्लेशन ये 5% से कम ही रहेगी। और इसको देखते हुए ये तो बिल्कुल क्लियरली हम ये परसीव कर सकते हैं कि डिस्काउंट रेट में इजाफा हम इन द डेज टू कम शायद ना देख पाएँ। इसलिए एक तो ऑयल प्राइसेस भी कम है, इन्फ्लेशन भी सबड्यूड है, इम्पैक्ट ऑन द कैपिटल मार्केट। देखिए, डेफिनेटली जितनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए वो उतना ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो हमारा इंटरेस्ट रेट, जैसे आपने कहा, डिस्काउंट रेट इस वक्त 6% पे है, विच इज़ ग्रेट, एंड इफ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन दी कैपिटल मार्केट। और जितनी डिस्काउंट रेट कम होगा उतनी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। अगर आपका डिस्काउंट रेट हायर साइड पे है तो आपको फंडिंग जो अवेलेबल वो भी बहुत हायर साइड पे होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी वो एक बड़ा पॉजिटिव है और उसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी रही है। लेकिन जैसे हर इकोनॉमिक सिनेरियो में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज रही है वो भी एक फैक्टर रहा है नई इंडस्ट्री के ना लगने का। तो अगर हम उसमें अपनी सेल्फ सफिशेंसी रीच कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री के लिए अगर फंडिंग भी अवेलेबल होगी, एनर्जी भी अवेलेबल होगी, मार्केट भी अवेलेबल होगी, अच्छा, तो हेल्प पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्मेशन की लॉन्च 11 जनवरी की जो हुई, बड़ी एक आइडियल टाइम पे आपके ख्याल में हुई कि जब डिस्काउंट रेट भी आपका 6% पे है, ऑयल प्राइसेस ठीक है वो थोड़ा सा करती हैं, काफ़ी लो हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं, CPEC की अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। वाज इट वेरी आइडियल टाइम? आई थिंक टाइम तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप इंटरनल फैक्टर्स में तो वाकई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो काफ़ी टफ टाइम भी था। आप देखें हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी है वो इस वक्त काफ़ी, उसमें बहुत क्रंच है, और सिर्फ जो मिडल ईस्ट के
फंड्स थे जिन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने $100 बिलियन को जो है इन कैश किया है। जब $100 बिलियन की इनकैशमेंट होती है तो ऑब्वियसली उन फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मार्केट्स में, एंड दे हैव टू इनकैश टू पे बैक दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो उसी वजह से जो मार्केट में टर्मोइल आ रहा था, हमारी मार्केट में जो आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई उस वजह से टर्मोइल नहीं आया। लेकिन बाकी अगर आप मार्केट्स को देखें तो दुनिया भर की जो मार्केट्स हैं उनमें तो काफ़ी डाउनफॉल आया। सो इंटरनेशनली इस वक्त ये इशू है बिकॉज ऑफ दी ऑयल प्राइसेस। सीपेक के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो क्वाइट गुड। अभी ये जो तुर्बत शाह वाला जो रोड है 193 किलोमीटर की इनाग्रेशन हो गई। इन एडिशन टू दैट बाकी काम हो रहा है, वेस्टर्न रूट की इनाग्रेशन और मज़ीद पॉजिटिव न्यूज़। तो इसका तो इम्पैक्ट डायरेक्ट ही डेफिनेटली हमारी जो मेन सीमेंट इंडस्ट्री है, अगर जितनी कंस्ट्रक्शन होती है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगी। और हमारा जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा दुनिया से पीछे रह गया है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि इस रीजन में भी डेवलपमेंट हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। जो पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो आई थिंक एक आइडियल लोकेशन है और आज तक हमने उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। तो अगर हम उस पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करते हैं तो पाकिस्तान का जो ये पैसेज है यही हमें बिलियंस ऑफ डॉलर दे जाएगा। पाकिस्तान से अगर ऑयल और गैस की ट्रांसपोर्टेशन होती है, लाइंस डलती हैं, तो उसमें तो ऑब्वियसली हमारे मुल्क को बहुत एडवांटेज मिलेगी। प्लस जो थर को अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, जो क्वांटिटी ऑफ कोल थर में अवेलेबल है, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने नेचुरल रिसोर्सेज दी हुई हैं बलूचिस्तान में, अगर हम उस पर पॉजिटिव तरीके से मुल्क के बेनिफिट के लिए यूज़ करें तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल। एंड आई थिंक आई एम अ ग्रेट बिलीवर कि पाकिस्तान विल रियली शाइन। राइट। आपने जो गैस एंड फ्यूल के हवाले से जो ट्रांसपोर्टेशन की बात की, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये जब सीपेक बनेगा तो उसका डायरेक्टली फ़ायदा चाइना को पहुंचेगा। लेकिन अगर हम देखें तो 3 बिलियन की पॉपुलेशन कनेक्ट होगी। बिल्कुल। अफ्रीका, एशिया और यूरोप की 3 बिलियन की, अगर टोटल पॉपुलेशन दुनिया की 7 बिलियन की है तो 3 बिलियन लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चाइना को बेनिफिट पहुंचेगा इन टर्म्स ऑफ वो जो मिडल ईस्ट और अफ्रीका से वो जो एनर्जी इंपोर्ट करता है वो रास्ता जो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की सेविंग होगी। लेकिन इसका बेनिफिट पाकिस्तान की इकोनॉमी को होगा। ऐसे ज़ाहिर है जब वो एक ट्रांजिट फ़ी की बात करें, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प आवर इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। नेचुरली पाकिस्तान को भी एडवांटेज होगा। जब भी कोई बिजनेस प्रपोजिशन होती है तो उसमें तो एडवांटेज दोनों को होता है, एक को तो नहीं होता। और पाकिस्तान इस वक्त जाहिर है चाइना हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप है तो पाकिस्तान को उसका ज़्यादा एडवांटेज होगा। चाइना के पास लिक्विडिटी भी है, चाइना इस वक्त अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रहा है, हमारे पास 200 मिलियन की पॉपुलेशन है। सो आई थिंक इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। ऑफ कोर्स इट विल बी। लुकमान, इट वाज रियली ग्रेट हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।